इंसानों, जानवरों और पौधों जैसे हर एक ऑर्गेनिजम्स के चारों तरफ मौजूद होता है एनवायरमेंट, जो हवा, पानी और जमीन जैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। ये कंपोनेंट्स एक फिक्स अमाउंट में होते हैं ताकि एनवायरमेंट में बैलेंस बना रहे और इसमें ऑर्गेनिजम्स आसानी से रह सके। लेकिन जब कभी भी इन कंपोनेंट्स में कोई हार्मफुल चेंजेस हो जाते हैं, यानी एयर, वाटर और सॉइल के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अनवांटेड चेंजेस आने लगते हैं, तो ये पोल्यूशन बन जाता है, यानी प्रदूषण। इस तरह नॉर्मल एनवायरमेंटल प्रोसेसेस में आने वाला अनचाहा बदलाव एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहलाता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर साल के साथ बढ़ती ही जा रही है, बड़े से लेकर छोटे शहरों और गांवों तक फैल गई है और अपने साथ साथ फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी तेजी से बढ़ाती जा रही है। ये पोल्यूशन यानी कि ये प्रदूषण कई तरह का होता है, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और लाइट पोल्यूशन। आइए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूशन। तो जब स्मोक, डस्ट और टॉक्सिक गैसेस हवा में मिक्स हो जाती हैं, तो एयर पोल्यूशन होता है, जो हम इंसानों के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए और पूरे वातावरण के लिए हार्मफुल होता है। दुनिया की 99% आबादी ऐसी जगहों पर रहती है जहां पर एयर पोल्यूशन के लेवल WHO गाइडलाइन लिमिट से ज्यादा है, और ये एयर पोल्यूशन हाई ब्लड प्रेशर के बाद अर्ली डेथ का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। इस पोल्यूशन को करने वाले मेन पोल्यूटेंट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये पोल्यूटेंट्स फैक्ट्रीज, कार, कोल और ऑयल जैसे फॉसिल फ्यूल्स के जलने से निकलते हैं। इसके अलावा जंगलों की कटाई भी इस पोल्यूशन का एक बड़ा कारण बनती है, क्योंकि पेड़ पौधे हवा को साफ करने में मदद करते हैं और जब उन्हें काटा जाता है तो ये पोल्यूशन बढ़ाता है। इसी तरह वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और पार्टिकुलेट मैटर भी एयर पोल्यूशन करते हैं। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसी हार्मफुल गैसेस होती हैं जो आसानी से हवा में उड़ जाती हैं और उसे पल्यूट करती हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल से निकलने वाला बेंजीन। और पार्टिकुलेट मैटर ऐसे बहुत छोटे छोटे कण और ड्रॉप्स होती हैं जो हवा में तैरती रहती हैं और एयर को पोल्यूटेड बनाती है, जैसे PM 2.5 जो कि धुएं और धूल में होता है, और PM 10 जो बारीक मिट्टी और जंगल की आग से निकलता है। ये सारे पोल्यूटेंट्स मिलकर के एयर पोल्यूशन करते हैं। अब जानते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो वाटर में जब केमिकल्स, प्लास्टिक्स और वेस्ट मिल जाता है तो उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। ऐसा पोल्यूटेड वाटर पीने लायक नहीं रहता और हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। WHO के अकॉर्डिंग दुनिया के लगभग 2 बिलियन लोग गंदा पानी पीते हैं। ये शॉकिंग है। और इस वाटर पोल्यूशन को करने वाले मेन पोल्यूटेंट्स होते हैं लीड और मर्करी जैसे हैवी मेटल्स, जो पानी में घुलकर के किडनी, लीवर और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पैदा करते हैं। खेती में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स नाइट्रेट्स और फास्फेट्स के रूप में पानी में घुल जाते हैं और टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। प्लास्टिक के बैग्स, बोतलें और अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पानी को गंदा भी करते हैं और समुद्री जीवों के लिए जानलेवा भी बनते हैं, क्योंकि वो अनजाने में इन्हें खा सकते हैं, जिससे उनकी मौत हो सकती है। घरों और इंडस्ट्रीज से निकलने वाले गंदे पानी यानी सीवेज से वाटर सोर्सेज का पानी गंदा हो जाता है और पीने लायक नहीं रहता। इससे बहुत सी वाटर बोर्न डिजीजेस जैसे टाइफाइड, डायरिया और हेपेटाइटिस फैल सकती हैं। ऑयल स्पिल भी हार्मफुल इफेक्ट रखता है, क्योंकि जब तेल पानी की सरफेस पर फैल जाता है तो वो पानी के ऊपर एक परत बना लेता है, जिससे पानी की सतह से ऑक्सीजन का एक्सचेंज रुक जाता है, जो कि समुद्री जीवों के लिए जानलेवा हो सकता है। अब जानते हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में। तो इस तरह का पोल्यूशन तब होता है जब केमिकल्स या वेस्ट जमीन में चला जाता है, जो उसकी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। सॉइल पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मेजर पोल्यूटेंट्स होते हैं पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट। पेस्टिसाइड्स फार्मिंग में पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स होते हैं, जो कि सॉइल फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं और प्लांट्स ग्रोथ पर नेगेटिव असर डालते हैं। हर्बिसाइड्स भी फार्मिंग में यूज होने वाले केमिकल्स होते हैं, जो कि अनवांटेड वीड्स यानी घास को खत्म करते हैं और साथ में सॉइल को भी पोल्यूटेड कर देते हैं। इसी तरह फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से निकलने वाली केमिकल वेस्ट और प्लास्टिक और मेटल जैसे वेस्ट मटेरियल भी सॉइल को टॉक्सिक बनाते हैं, जिससे सॉइल हेल्दी नहीं रह पाती बल्कि पोल्यूटेड हो जाती है। अब बारी है नॉइस पोल्यूशन को जानने की। तो नॉइस पोल्यूशन तब होता है जब साउंड ज्यादा लाउड हो जाते हैं,
ऐसी आवाजें जो हमारी नॉर्मल हियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो वो नॉइस कहलाती है, और ये नॉइस हमारी हेल्थ पर बुरा असर डालती है। एक इंसान 0 डेसिबल से 130 डेसिबल तक की आवाजें सुनने की क्षमता रखता है, लेकिन जब ये आवाजें 85 यानी 85 डेसिबल से ज्यादा हो जाती है तो कानों के लिए हार्मफुल होने लगती है। इससे कम सुनाई देने की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है और नींद न आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये नॉइस हमारे साथ साथ एनिमल्स को भी अफेक्ट करती है, जिससे उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, जिससे उनकी फीडिंग और ब्रीडिंग हैबिट्स काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। इस पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मेजर पोल्यूटेंट्स होते हैं गाड़ियों का शोर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मशीन्स की तेज आवाजें, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से आने वाला लाउड नॉइस, हवाई जहाज के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय का शोर, और पार्टीज, कॉन्सर्ट्स और पब्लिक इवेंट्स में बजने वाला लाउड म्यूजिक। और अब आगे ऐसा ही एक और पोल्यूशन होता है जिसे कहते हैं लाइट पोल्यूशन। ये पोल्यूशन तब होता है जब ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स रात की नेचुरल डार्कनेस को डिस्टर्ब कर देती हैं, और इसके लिए जिम्मेदार पोल्यूटेंट्स मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज से क्रिएट होते हैं, जैसे ज्यादा ब्राइट स्ट्रीट लाइट्स, नियॉन साइंस और बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रेपर्स की लाइट्स, कार हेडलाइट्स और इंडोर लाइटिंग। तो ये सारी लाइट्स पोल्यूशन करती हैं और हमारे नॉर्मल डे नाइट साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं, जिससे नींद डिस्टर्ब होने लगती है और स्ट्रेस और एंजाइटी महसूस हो सकती है। इन लाइटिंग से वाइल्ड एनिमल्स के बिहेवियर में भी काफी ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं, जैसे उनकी फीडिंग और ब्रीडिंग हैबिट्स में चेंजेस आ सकते हैं। इन पोल्यूशन से हेल्थ, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये पोल्यूशन टाइफाइड, डायरिया, अस्थमा, कैंसर, हार्ट डिजीजेज, स्किन डिजीजेज और मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। साथ ही बायोडाइवर्सिटी को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि पोल्यूशन से कई प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज खतरे में आ गई हैं। इसके अलावा पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो बाढ़ और सूखे जैसे कई नेचुरल डिजास्टर्स के रूप में सामने आ रहा है। पोल्यूशन के कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स के इलाज पर होने वाला खर्चा, एग्रीकल्चर और टूरिज्म इंडस्ट्री को होने वाले नुकसान और पोल्यूशन को दूर करने के उपाय, ये सब मिलकर के इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। और जिन पोल्यूटेंट्स की वजह से ये पोल्यूशन हुआ करते हैं वो भी कई तरह के होते हैं, जैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स सीधे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं बिना किसी बदलाव के, जैसे गाड़ियों से निकलने वाला और कोयला जलाने से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, और पावर प्लांट्स और फैक्ट्रीज से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड। इन पोल्यूटेंट्स से हवा की क्वालिटी खराब होती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। वहीं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स सीधे एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होते, बल्कि जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स केमिकल रिएक्शन से बदलते हैं तब ये पोल्यूटेंट्स बनते हैं, जैसे धुआं और कोहरा मिलकर के स्मोक बनाते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये पोल्यूटेंट्स हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। और जो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस से ही आसानी से टूट जाते हैं, जैसे फल और सब्जियों के छिलके जो कि आसानी से सड़ जाते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट जो अपने आप में टूट जाते हैं, और गोबर जैसे एनिमल वेस्ट जो नेचुरल तरीके से टूट कर मिट्टी में मिल जाते हैं। ये पोल्यूटेंट्स नेचुरल प्रोसेस से जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन इनकी ज्यादा मात्रा होने पर ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स नेचुरल तरीके से नहीं टूटते और लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतलें और बैग जो कि हजारों साल तक नहीं टूटते, लीड और मरकरी जैसे हैवी मेटल्स जो कि मिट्टी और पानी में जमा होते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलने वाला रेडिएशन जो कि हजारों सालों तक हार्मफुल बना रहता है। ये पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखा आपने, ये पोल्यूटेंट्स किस तरह एनवायरनमेंट को पोल्यूटेट करते हैं और हवा, पानी, सॉइल और हमारी ओवरऑल हेल्थ पर नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे में इतने पोल्यूशन में हेल्दी लाइफ जीना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री करने के लिए कई एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं। जैसे बहुत सी जगहों पर प्लास्टिक का यूज बैन किया जा रहा है ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन कम हो। सोलर और विंड एनर्जी जैसी क्लीन एनर्जी का यूज बढ़ाया जा रहा है ताकि फॉसिल फ्यूल से होने वाले पोल्यूशन को रोका जा सके। ट्री प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि एयर पोल्यूशन कम हो सके। कचरे को अलग अलग करके रिसाइकलिंग किया जा रहा है ताकि प्लास्टिक और अदर वेस्ट का सही तरीके से निपटारा हो सके। वाटर कंजर्वेशन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और
वाटर सेविंग टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। अवेयरनेस कैंपेन्स के जरिए लोगों को पोल्यूशन और एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बने। और एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाया जाता है। लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है और वो है आपके और हमारे एफर्ट्स, क्योंकि एनवायरनमेंट तो हम सभी का है और हमारी अच्छी लाइफ के लिए इसका हेल्दी होना सबसे जरूरी है। और हम अपने छोटे छोटे एफर्ट्स से शुरू करके भी अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एनवायरनमेंट की सेहत सुधारने में। इसलिए इन सिंपल बट इफेक्टिव स्टेप से शुरुआत की जा सकती है। नंबर 1, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का फॉर्मूला अपनाइए ताकि ज्यादा वेस्ट ना जमा हो, क्योंकि वेस्ट से पोल्यूशन बढ़ता है। और इस तरीके को अपनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए। बैग्स और कंटेनर्स जैसी चीजों को रीयूज करें और पेपर, प्लास्टिक और ग्लास को रिसाइकिल करें। ज्यादा पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स खरीदने से बचें और रिसाइक्लेबल चीजें खरीदना शुरू करें। ये आसान है, आप बस करके देखिए। नंबर 2, गो ग्रीन। ऐसे प्रोडक्ट्स अपनाइए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करे। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को यूज करना शुरू करें। हफ्ते में 1 से 2 बार कारपूल करें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके देखिए। कार्बन एमिशंस कम होगा और आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करें। पानी का यूज करते समय उसकी इंपॉर्टेंस को याद करें ताकि आप उसे वेस्ट करने से बच जाएं। और ऑर्गेनिक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जैसे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का यूज करना शुरू करें। आप ये कर सकते हैं क्योंकि आप एनवायरनमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं। नंबर 3, प्लांट ट्रीज। पेड़ न केवल हवा को साफ करते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे हमें ताज़ी और साफ हवा मिल पाती है, जो हमारे लिए सबसे जरूरी एलिमेंट है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और उनकी केयर करने का इरादा बनाइए। शुरू में 1 पेड़ लगाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा और आप अपने आप ही पेड़ों से जुड़ जाएंगे और उन्हें लगाने और संभालने के लिए दूसरों को भी इंस्पायर करने लगेंगे। यही तो है नेचर का मैजिक। ट्राई करके देखिए। नंबर 4, स्प्रेड अवेयरनेस। हर किसी के लिए ये जानना जरूरी है कि उनका हर छोटे से छोटा एक्शन किस तरह एनवायरनमेंट पर असर डाल रहा है, इसलिए उनका अवेयर होना जरूरी है। और आप सोशल मीडिया के जरिए बड़ी आसानी से एनवायरमेंटल अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं और एनवायरनमेंट के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी आसानी से पूरा करते जाने का सेटिस्फेक्शन भी फील कर सकते हैं। इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और इस तरह हम सब अपने अपने स्मॉल स्टेप्स को पूरा करते हुए प्रदूषण को कम कर सकते हैं और एनवायरनमेंट की सेहत को फिर से संवार सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। आप बस अपने हिस्से के एफर्ट्स करते जाइए। इसी के साथ एनवायरनमेंट पोल्यूशन के बारे में आपने वो सब जान लिया है, जिसके बाद आप इस पोल्यूशन के रीजंस और इफेक्ट्स को समझ गए हैं और इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में भी आपने जान लिया है। इसलिए अब सही एक्शन लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ऑलरेडी कौन से एफर्ट्स करते आ रहे हैं। और लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना बनता है।